नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। द रूबिका लियाकत शो में 9 बजे भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 बजे मेरी टीम ने क्या कुछ आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको ये दिखा देना चाहती हूँ और उसके बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आज बात होगी गठबंधन में रार पीएम पद पर क्या तकरार है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है हमारा नेता कैसा हो, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जैसा हो। G20 द ग्रेट इंडियन विजन, G20 की उस बारीकी को आपको समझाएंगे कि भाई ये हमारे देश में हो रहा है तो उससे आपका क्या फायदा है। और उसके बाद बात होगी स्पेस विजय हमारी जारी है। अब सूर्ययान की बारी है, अब उल्टी गिनती सूर्ययान की जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर हम बात करेंगे ड्रैगन के डर्टी गेम की, कैसे नक्शा स्कैम, क्योंकि इंच बाय इंच आगे बढ़ने की जो इसकी फितरत है वो कैसे इसी के लिए चीन के लिए मुश्किल की घड़ी पैदा करेगी और सामने लाकर खड़ी करेगी, ये आपको बताएंगे। और फिर इंडिया में मोदी का मैजिकल फैक्टर क्या है ये आप जानेंगे। और आज मेरा हिंदुस्तान में रक्षा सूत्र की बात होगी, लेकिन विपक्षी महागठबंधन पर बात सबसे पहले, क्योंकि गुरुवार से फिर महामंथन के लिए ये तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता जुटने वाले हैं। मुंबई में मीटिंग के लिए ग्रैंड तैयारी की गई है, लेकिन मीटिंग से पहले गठबंधन में फिर तकरार दिखने लगी है। एक ही दिन में पीएम पद के 3 नए दावेदार सामने आ गए हैं और पुराने दावेदार तो बरकरार है ही, वो तो आप जानते ही हैं। अब गठबंधन के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि पीएम कौन होगा, कितने दिन का होगा। हैरानी की बात तो ये है कि हर पार्टी पहले अपने नेता को पीएम पद का दावेदार कह रही है, फिर अपनी बात से पीछे हट रही है। ये क्या सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर गठबंधन के सूत्र में गांठ पड़ रही है? मुंबई की मीटिंग का गुणा गणित समझिए और दावों और वादों के बीच अपनी स्थिति का, आम जनता की स्थिति का आकलन भी आप कर लीजिए। तो आपके सामने अब ये स्टोरी तफसील से। देश में आज और कल यानी गुरुवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और रक्षाबंधन पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन का महामंथन भी शुरू होगा। इंडिया गठबंधन की 2 दिन की मीटिंग शुरू होने में अब चंद घंटे ही बाकी बचे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 200 कमरे बुक हैं। गुरुवार शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक बैठक होगी। शुक्रवार यानी 1 सितंबर को सुबह 10:15 से दोपहर के 1:30 बजे तक बैठक चलेगी। फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक बैठक होगी। 3:30 बजे होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार गठबंधन की बैठक मुंबई में है तो महाराष्ट्र के नेता फ्रंट फुट पर नजर आए। बात वही पुरानी दोहराई कि गठबंधन मजबूत होता रहेगा और बीजेपी का सफाया करके ही रुकेगा। कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। अब एक सवाल है जो सामने खड़ा है और वो सवाल ये कि क्या गठबंधन में एक दूसरे की रक्षा करने का वादा होगा या फिर मुंबई की बैठक में गठबंधन में गांठें पड़ेंगी? दरअसल इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है या खुद गठबंधन को ही समझ में नहीं आ रहा। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और खड़गे हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं और तो और उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश और ममता बनर्जी भी नजर आती हैं। हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला और एमके स्टालिन भी हैं। लेकिन इस तस्वीर से एक चेहरा गायब है और वो चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल का तस्वीर से गायब होना संकेत दे रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। कम से कम बीजेपी तो यही मान रही है। ये बात और है कि आम आदमी पार्टी इसे मामूली चूक मान रही है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आम आदमी पार्टी के साथ ये ठीक नहीं हुआ। केजरीवाल जी, मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपके प्रवक्ता दिन रात आकर राहुल गांधी जी का बचाव करते रहे, उनके भाषण का बचाव करते रहे, उनके बेतुकी बातों का बचाव करते रहे।
यहाँ तक कि कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के गुनाहों को भी आपने माफ कर दिया, तो जेल में डालने वाले थे उनको। पर देखिए आज क्या हुआ आपके साथ। आज जो पोस्टर डाला है राहुल गांधी की टीम ने, उसमें तो आपका चेहरा ही नहीं है। बताइए, राहुल गांधी लीडर है और आप तो उसमें है भी नहीं। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जुड़ेगा इंडिया लेकर, उसमें इंडिया गठबंधन से संबंधित जितने भी दल हैं उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है उसको उन्होंने नहीं लगाई। देखो, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, वो बहुत मायने नहीं रखती हैं। अब ये तस्वीर से केजरीवाल के गायब होने का विवाद आपको छोटा लगेगा जब आप अगले विवाद के बारे में जानेंगे। इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा ये भले ही अभी तय न हुआ हो, लेकिन पीएम पद की दावेदारी तो बढ़ती ही जा रही है। जिस राज्य का नेता उसी राज्य से पीएम पद की दावेदारी की आवाज बुलंद करे, जिस राज्य का नेता उसी राज्य से पीएम पद की दावेदारी की आवाज बुलंद। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात उनकी पार्टी कह रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्हें पीएम पद पर देखने की बात कह रही है। उनके नेता हैं, हमारे भी गठबंधन के साथी हैं, उनको कहना चाहिए। हर नेता जो इंडिया के साथ है उसका अपना एक काम है। अखिलेश यादव जी का भी अपना एक विकास का काम है, नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बहुत काबिल हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और जब चुनाव हो जाएगा सामूहिक रूप से ये निर्णय हो जाएगा कि कौन उस पद पे बैठेगा। अभी हम मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव इंडिया जीतेगा। 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है देश चलाने की, वो हम काबिल हैं और कायम हैं, और जनता जो भी विश्वास हम पे देगी हम उस पे कायम रहेंगे। ये सिर्फ 2 पार्टियों का कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन और भी हैं। पीएम पद के कितने दावेदार हैं ये खुद इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी नहीं मालूम। जेडीयू से नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित करने की मांग उठ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी एक और कदम आगे निकलकर केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बता रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी खुद ही कंफ्यूज है कि अरविंद केजरीवाल पीएम पद के दावेदार हैं या नहीं। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। नीतीश कुमार और लालू यादव पर बिहार से कटाक्ष हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि बगैर लोकसभा सदस्य वाला दल आरजेडी पीएम उम्मीदवार तय करने के लिए पहुंचा है। लोकसभा में आरजेडी का 0 MP है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा 1 MP है, 1 MP नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी हैं, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है और सबको आपसे सुनना चाहिए। इंडिया गठबंधन में हर दूसरा नेता पीएम पद का उम्मीदवार है, लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ इतना नहीं है। कंफ्यूजन ये भी है कि गठबंधन बचेगा या नहीं। दावा है कि गठबंधन बच भी गया तो बीजेपी को हरा देगा। अलायंस है ये बिखर जाए, ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पेट में दर्द है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस रह गया, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर इंडिया अलायंस एक साथ रह गया और एक साथ चुनाव लड़ गया तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने।
बीजेपी को हराने के दावे कांग्रेस की तरफ से भी खूब हो रहे हैं। खुद राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के दिन हवा होने वाले हैं और जो नई तस्वीर आई है उसमें राहुल को सबसे आगे दिखाकर ये बता दिया गया कि हर दावे से बड़ा दावा राहुल गांधी को पीएम बनाने का दावा है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। एक तरफ विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की लाइन लगी है तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी की फिर रीलॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग फेल होने की बात कर रही है। राहुल गांधी बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दोनों में कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं। दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। ये घमंडिया है। ये देखिए, इनके यहाँ 5-6 दावेदार हैं जो अपना चेहरा वहां पे पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है पीएम के लिए वेस्ट बंगाल में, कहीं और बेंगलुरु में कुछ और लग जाते हैं, अब मुंबई में जाएंगे कुछ और लग जाएंगे। तो ये तय कर लें कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो इनके कितने दावेदार हैं और एक कैंडिडेट 1 दिन करेगा या 2 दिन करेगा, वो डिवाइड कर ले। अगर उनको मौका मिला, वो तो मिलने वाला नहीं है, दूसरी बात है। डॉट अलायंस है। डॉट अलायंस मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नाम घोषित कर दिया कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूं, आप बोलेंगे क्या उनको? मान लीजिए कल को कांग्रेस के आईटी सेल ने बोल दिया प्रियंका और राहुल मतलब जय वीरू की जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र, आप मान लेंगे क्या? तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, पहले नाम में ऐसी क्या खराबी थी, उसका क्या बैगेज था, उसकी इतनी जिल्लत क्यों सहनी पड़ी कि नया नाम तलाश रहे हैं? आत्मा क्या है पैकेज के अंदर? आप कह रहे हैं कुछ। ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में संयोजक तय हो सकता है और यहाँ भी कहा जा रहा है कि संयोजक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनाए जा सके हैं। वैसे इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में 27 राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। टीएमसी से ममता बनर्जी होंगी, डीएमके से एमके स्टालिन होंगे, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचेंगे, जेडीयू से नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचेंगे, आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, जेएमएम से हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले होंगे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव पहुंचेंगे, आरएलडी से जयंत चौधरी मुंबई में होंगे, अपना दल कमेरावादी से कृष्णा पटेल होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला होंगे, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और सीपीएम से सीताराम येचुरी बैठक में शामिल होंगे, सीपीआई से डी राजा जबकि भाकपा माले से दीपांकर भट्टाचार्य बैठक में शामिल रहेंगे। बेंगलुरु की बैठक में 26 राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आए थे। हालांकि इस बार दावा 26 से ज्यादा राजनीतिक दलों के एक साथ जुटने का किया जा रहा है। ये अलग बात है कि बैठक होगी तो एजेंडा क्या होगा, क्या कोई संयोजक तय हो भी पाएगा, क्या गठबंधन की सीटों पर कोई फैसला हो भी पाएगा? इन सवालों के जवाब अब तक किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से ठीक 10 दिन बाद ताकत का महाकुंभ लगने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सबसे ताकतवर पद पर बैठे नेताओं का जमावड़ा हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में होगा। जाहिर है जब इतना बड़ा मौका है तो तैयारियां भी कुछ उसी हिसाब की होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत है। मेहमानों की खातिरदारी दुनिया में हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव। हम देवता तुल्य मानते हैं हमारे मेहमानों को और इसीलिए हम तैयार हैं। भारत तैयार है G20 के सदस्य देशों की मेजबानी के लिए और आज उन्हीं तैयारियों को आपके सामने रखना है। तैयारियों के साथ वो मिशन, वो विजन क्या है, आप द रूबिका लियाकत शो में अब देखने और जानने वाले हैं। दुल्हन की तरह सज गई दिल्ली। मोदी की मेजबानी, मेहमानों की खातिरदारी। नए भारत की ताकत देखेगी दुनिया। दिल्ली पूरी तरह से सज गई है। हर गली, सड़क, दीवार
सब पर G20 की बैठक का असर दिखने लगा है। भारत की राजधानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी। इसके लिए 8 सितंबर से अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। G20 के सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रमुख 8 सितंबर से दिल्ली पहुंचने लगेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। सदस्य देशों के अलावा भारत ने कुछ देशों को इस बैठक के लिए बतौर मेजबान निमंत्रण भेजा है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में भारत सहित 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आजाद भारत के इतिहास में ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का ये पहला मौका है। जाहिर सी बात है, भारत सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सहूलियत तक किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस तरह की बैठकें एक देश को दुनिया भर की मीडिया की नजर में ला देती है। 28 देशों के मीडिया के लोग भी इस मौके पर भारत में मौजूद रहेंगे। ऐसे में भारत दुनिया को अपनी शक्ति और अपनी क्षमता दोनों दिखाएगा। G20 में वो देश शामिल हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। G20 में शामिल देशों के पास दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का 85% हिस्सा है। वही दुनिया का 75% व्यापार भी इन्हीं देशों के हिस्से है। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है। जब अपने देश में दुनिया के इतने ताकतवर लोग इकट्ठा होंगे तो भारत के लिए हासिल करने को बहुत कुछ है। जब सुंदर और सुरक्षित भारत की तस्वीर विदेशी मीडिया के सहारे पूरी दुनिया में फैलेगी तो दुनिया भर के लोग घूमने भारत को चुन सकते हैं और इसलिए इस मेजबानी से भारत का पर्यटन बढ़ने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके साथ ही भारत में आ रहे तमाम नेताओं के साथ इस देश के व्यापारियों की भी एक टीम आएगी और ऐसा अमूमन होता रहा है कि ये व्यापारी भारत में निवेश का माहौल देखेंगे, अपने राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से भारत में निवेश पर बात करेंगे, यानी भारत में निवेश के और ज्यादा अवसर बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात, जब दुनिया के तमाम ताकतवर देश हमारी धरती पर आएंगे तो सभी को पीएम मोदी से बतौर मेजबान मिलने का मौका मिलेगा। इससे भारत का इन देशों के साथ रिश्ते में और ज्यादा गर्माहट आएगी। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी से मिलते हैं तभी उसके साथ अपने रिश्ते को आंक पाते हैं। एक ही वक्त में दुनिया के तमाम देशों के साथ मिलने का ऐसा मौका आमतौर पर बहुत कम मिलता है। ऐसे में कई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध, राजनयिक संबंधों में और बेहतरी की गुंजाइश बढ़ जाती है। So 200 meetings, 300 people per meeting. Now think how many influencers you have influenced. These people will go back to their countries. कोई काशी जाएगा, कोई कोयम्बतूर जाएगा, कोई गुवाहाटी जाएगा, कोई कुछ लोग श्रीनगर गए थे, आपको याद है ना, श्रीनगर गए थे। हाँ, तो these people when they come to India over this full year. G20 की मेजबानी भारत के लिए वो अवसर है जिससे हम जितना हासिल कर सके वो हमारी उपलब्धि होगी और इसके लिए भारत ने कई कोशिशें की हैं। आप सोचिए, किसी देश में जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उस देश में सबसे पहले क्या किया जाता है? मेजबान देश अपने यहाँ उन चीजों को छिपा लेता है जिससे उस देश की मुफलिसी दिखे, दर्द दिखे, कमजोर पक्ष दिखे। मेजबान देश उन मेहमानों को अपने देश के उन हिस्सों में कभी नहीं लेकर जाता जो सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। आप ही सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उनको उस जगह लेकर जाएं जहां पर पड़ोसियों के पत्थर बरसाने का डर हो, नहीं लेकर जाएंगे ना। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत वो देश है जो अपनी शान को दुनिया के सामने दिखाता है, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत भरोसा है।
इसलिए तो जब भारत ने ऐलान किया कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होगी, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन भारत जानता था कि वो क्या कर रहा है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई 2023 को श्रीनगर में हुई। 3 दिनों की इस बैठक में कुछ देशों को छोड़कर G20 से जुड़े हुए देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेशी मेहमानों ने कश्मीर की सुंदरता को बेहद करीबी से निहारा। इस बैठक का संदेश था कि दुनिया के लोग अगर प्रकृति की असली खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो वो बेझिझक कश्मीर की वादियों में आ सकेंगे। हमारा कश्मीर अब बहुत बदल चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती का दीदार होगा। और हाँ, कश्मीर आने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। ये एक किस्म से हमारे लिए एक टेस्ट था। तो इसमें अगर हम सफल रहे तो आगे आप देखते रहिए। ये इस सरकार की कमिटमेंट है। जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे, हम पूरी तरीके से नेशनल स्ट्रीम में लाएंगे। भारत ने G20 की मेजबानी का पूरा फायदा उठाया। दुनिया को एक थाल में सजा हुआ देश दिखाया, जहां हर शहर अपने आप में एक कहानी कह रहा है। 50 शहरों में G20 देशों के अलग अलग विभागों की बैठक हुई। काशी, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, गोवा, ईटानगर, चेन्नई, ऋषिकेश, उदयपुर जैसे शहरों में ये मीटिंग हुई। यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में G20 देशों से आए मेहमानों के जाने का मौका मिला। भारत की विविधताओं को जानने का मौका मिला। हमारे देश की जो असल खूबसूरती है वो दुनिया देख पाई। दिल्ली में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, इसलिए पूरे साल हुई तमाम बैठकों के बाद आकर्षण का केंद्र अब हमारी राजधानी दिल्ली बन गई है। लेकिन भारत में कोई चीज हो और उस पर सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो G20 की तैयारियों के लिए एक तरफ दिल्ली सज गई है, दूसरी तरफ क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे मन और छोटी राजनीति का परिचय दिया। हमने फंड की बात नहीं की। G20 के लिए दिल्ली सरकार को कोई फंड नहीं दिया है। अगर दे देते तो और अच्छा हो जाता, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, हमने कोई तकाजा नहीं किया। यानी दिल्ली सजी तो वो अच्छी बात है, लेकिन सजाई किसने, इस पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। किसी मीटिंग में हिस्सा लिया क्या? अधिकारियों को कोई निर्देश दिया क्या? कभी आपने कामों का निरीक्षण किया क्या? कभी आपने केंद्र सरकार को थैंक यू बोला या G20 के लिए तालमेल की कोशिश की क्या? इन 4 सवालों का जवाब अगर है तो आगे बात करते हैं, वरना ये झुंझुना लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली तो यही बोलेगी, G20 में 420 मत करो केजरीवाल, G20 में 420 मत करो केजरीवाल। तो एक तरफ भारत G20 की बैठकों को ऐसे अवसर में तब्दील कर दिया है जिसके असर को अब कई सालों तक हम और आप महसूस करते रहेंगे। भारत की बदलती तस्वीर की गवाह अब पूरी दुनिया बन गई है और दूसरी तरफ हमारी सियासत वो अपने हिसाब से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान को अब कोई नहीं रोक सकता है। G20 से जमीन पर ताकत मिलेगी तो चंद्रयान से आप जानते हैं स्पेस में हिंदुस्तान को ताकत मिल चुकी है। चांद पर हिंदुस्तान ने जीवन की खोज कर ली है। इसरो के रोवर प्रज्ञान को चांद पर ऑक्सीजन मिल चुकी है। लेकिन वो कहावत है ना, ये दिल मांगे मोर, तो इंडिया सिर्फ चांद पर कदम रखकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। एक भूख है जो हर बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही है और इसरो अब सूरज को फतह करने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इसरो का आदित्य अब सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मिशन की सफलता भी सुनिश्चित की जा चुकी है। अब इसरो करने क्या वाला है? क्या वाकई सूरज पर जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, या उसके आसपास का इलाका चुन लिया गया है जहां से पैनी नजर होगी हमारी? जानिए। इसरो की स्पेस क्रांति, दूर होगी भ्रांति।
इसरो की स्पेस विजय जारी, चंद्रयान के बाद सूर्ययान की बारी। प्रज्ञान का मून वॉक, सूर्य पर आदित्य L1 लगाएगा छलांग। चांद पर सफल अभियान, गुड न्यूज लाएगा सूर्ययान। इसरो की स्पेस क्रांति जारी है और इसरो की अभियान नए नए पड़ाव पार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी देखकर पूरी दुनिया दंग है। चांद पर मूनवॉक रहा, रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करते हुए नजर आया। जो खोजबीन वो कर रहा है और चांद की सतह की तस्वीर जो वो भेज रहा है, उसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ही गौर से देख रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक हफ्ते से ज्यादा वक्त में विक्रम ने क्या क्या किया, ये बताने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो प्रज्ञान रोवर ने आज ही भेजी हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर की ये पहली तस्वीर है। इसरो ने इसे इमेज ऑफ द मिशन कहा। जिस नेविगेशन कैमरे से ये फोटो ली गई है, उन्हें लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम यानी लियोस ने डेवलप किया है। इन तस्वीरों को इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि चंद्रयान 3 मिशन स्माइल प्लीज। आज सुबह प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली। मिशन की ये फोटो प्रज्ञान रोवर पर लगी नेविगेशन कैमरे नेवकैम से ली। नेवकैम को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम यानी लियोस ने बनाया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लगातार चांद को एक्सप्लोर कर रहा है। लैंडिंग के बाद से विक्रम चंद्रमा की सतह की कई तस्वीरें ले रहा है, जिसमें लैंडिंग साइट का एक हिस्सा, उसका अपना मेटल का चिन्ह और उसकी छाया दिखाई दे रही है। इस वीडियो में ये रोवर शिव शक्ति पॉइंट के पास घूमता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। चांद पर मौजूद विक्रम और प्रज्ञान एक एक कदम सावधानी से बढ़ा रही हैं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर पहली चुनौती से निपटने में सफल रहा। प्रज्ञान के सामने चांद की सतह पर 100 mm का क्रेटर आया, जिसे प्रज्ञान ने बड़ी ही सावधानी से पार कर लिया। इसरो ने विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट मॉड्यूल का डेटा रिलीज किया। इसने चांद की सतह और गहराई में जाने पर तापमान में अंतर समझाया। पता चला कि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। 8 सेंटीमीटर गहराई में जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। पता चला कि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 की मदद से हमारे पास चांद की सतह की बेहद नजदीक से ली गई तस्वीर है, जो दुनिया के सामने पहली बार आ रही है। We have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that is not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. साफ है, चंद्रयान 3 न केवल इसरो वैज्ञानिकों की उम्मीदों के मुताबिक काम कर रहा है, बल्कि वो काम कर रहा है जिसे शुरुआत में सोचा ही नहीं गया था। विक्रम और प्रज्ञान ने मिलकर जो ऑब्जर्वेशन देखे हैं, उसके मुताबिक चांद की सतह पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। और अब ये भी जाना जरूरी है कि चांद पर इन मेटल्स मिलने से क्या होगा। पहला नंबर है ऑक्सीजन का। दरअसल ऑक्सीजन इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। अगर वहाँ पर हाइड्रोजन भी मिल गया तो दोनों मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। इससे चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने में मदद मिलेगी। और इसी तरह सल्फर का उपयोग भी, इससे चांद पर ही एसिड, फर्टिलाइजर, कार, बैटरी, तेल, रिफाइनिंग, पानी की सफाई और माइनिंग भी हो पाएगी। एल्युमिनियम भी बहुत जरूरी मेटल है, जिससे धातु की प्लेट्स, मकान, बर्तन, औजार, सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट और वार्निश जैसी चीजें बनाई जाती हैं। चांद पर मिले कैल्शियम से मेडिकल प्रोडक्ट, सीमेंट, शीशा, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या मोर्टार बनाया जा सकता है। इंसान के लिए लोहा कितना जरूरी है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। लोहे की शीट बुनियादी ढांचा, वाहन, हथियार समेत कई चीजों में काम आता है। इसके अलावा क्रोमियम खोजा गया, जो लोहा एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह टाइटेनियम एयरक्राफ्ट, जहाज, मेडिकल, सैन्य सामग्री बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो मैंगनीज इंडस्ट्री बैटरी, शीरा और बायोकेमिस्ट्री के अलावा दवाई बनाने में काम आता है। इन सब के साथ ही सबसे जरूरी चीज मिली है सिलिकॉन, जो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, सिरेमिक, बॉडी इम्प्लांट, सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या चंद्रयान 3 खोज रहा है, वो इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफी है।
चंद्रयान के बाद अब सूर्ययान की जिसकी कामयाबी के लिए पूरा देश दुआएं और प्रार्थना में जुटा है। इसरो सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसरो आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग करने जा रहा है। 2 सितंबर को 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 को हरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया। इसरो ने इसकी तस्वीर जारी की है। 23 अगस्त को PM मोदी ने इसकी लॉन्चिंग की बात कही थी। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जिसके जरिए सूर्य के अनसुलझे रहस्य का पर्दा उठेगा। 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्चिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-57 से लॉन्च होगा। सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन। सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों का प्रभाव देखेगा। धरती ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। आदित्य L1 को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना की जांच करने के लिए ट्यून किया गया। भारत के लिए मिशन काफी अहम है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन सूर्य के बारे में बताया। इसरो का अगला लक्ष्य आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग करना है। इसके लिए सैटेलाइट तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच भी गया। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में लगभग 125 दिन लगेंगे। तब तक हमें इसका इंतजार करना होगा। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। बताया जाता है कि सूर्य के बारे में जितना अभी तक जाना गया है उससे कहीं ज्यादा फैला है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। अब हम बताते हैं कि आदित्य L1 को बनाने में कितना खर्च आया है। इस मिशन पर काफी कम खर्च, 400 करोड़ रुपए का बजट। आदित्य L1 बनाने का काम दिसंबर 2019 से चल रहा। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया। भारत की नजर अब चांद के साथ साथ सूरज पर भी है और ज्यादा दिन दूर नहीं जब भारतीय वैज्ञानिक सूरज का स्टडी करने और उसके समझने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिंदुस्तान को देखा आपने, उसकी नज़र चांद पर है और चांद पर ही नहीं सूरज पर है, ताकि इस पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन चीन की नज़र कहाँ है? आसपास के देशों की ज़मीन पर। और इसीलिए हम कहते हैं ये भूमाफिया चीन है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले लद्दाख सीमा विवाद, फिर भारत से अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदलने की कोशिश और अब नक्शा स्कैम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, जो चीन की हर टेढ़ी चाल का जवाब अच्छे से देना जानता है। और जैसे चीन चाहता है उस ट्रैप में भारत को फंसाना, उतनी ही सूझबूझ के साथ भारत उस ट्रैप से निकल आता है। ड्रैगन का डर्टी गेम, नक्शा स्कैम। नहीं सुधरा चीन, भूमाफिया ने दोहराया पुराना सीन। विस्तारवादी चीन अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चीन को लगता है कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाले फॉर्मूले से वो दुनिया पर कब्जा जमा लेगा। छोटे छोटे देशों को डराकर चीन को वहम हो गया था कि छोटे छोटे देशों को धमका के वो कब्जा कर लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब वक्त बदल चुका है। भारत के खिलाफ भी चीन ने नक्शा गेम खेला, लेकिन भारत ने इसे नकारते हुए चीन का रिपीट सीन कह दिया। चीन ने 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की इस हरकत पर कहा, चीन की ये पुरानी आदत है, भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करना, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपनी जगह पर क्या करना है। अगर कोई देश ये बेतुका दावा करता है तो उससे हमारा क्षेत्र उनका नहीं हो जाता। इससे पहले भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों की मनगढ़ंत चीनी सूची जारी की थी। 2017 में चीन ने 6 नामों की पहली सूची जारी की। 2021 में चीन ने 15 जगहों के नामों की दूसरी सूची जारी की। 3 अप्रैल को 11 नामों की तीसरी सूची जारी की थी। दरअसल चीन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिरती जा रही है। कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं, तो लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति जिनपिंग से हटाने के लिए भी चीन नक्शे वाला स्कैम कर रहा है। भूमाफिया चीन का भारत के साथ सीमा विवाद बहुत पुराना है।
भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। 1,346 किलोमीटर लंबी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। 545 किलोमीटर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा भी चीन से लगती है। 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन की लद्दाख से लगती है। 38,000 वर्ग लद्दाख का हिस्सा चीन के कब्जे में है। 90,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल के हिस्से पर चीन दावा करता है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। लेकिन भूमाफिया चीन रुकने का नाम नहीं ले रहा और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन की शैतानी चाल दुनिया के बाकी देशों के साथ जल, जमीन और आसमान में भी है। और चीन ने सिर्फ भारत का एरिया ही नहीं, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर 9 डैश लाइन को भी अपना बताया है। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान से चीन का दक्षिण चीन सागर विवाद है। दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह पर चीन का वियतनाम और ताइवान से विवाद है। इसी तरह स्प्रैटली आइलैंड पर चीन, ब्रुनेई, वियतनाम और फिलीपींस दावा करते हैं। स्कार्बोरो सोल आइलैंड पर फिलीपींस, चीन और ताइवान दावा करते हैं। इन आइलैंड्स को चीन फर्जी तरीके से परिवर्तन करने का काम कर रहा है। चीन ने स्प्रैटली और पार्सल में अपनी हवाई पट्टी भी बना दी है। चीन की विस्तारवादी नीति से सारी दुनिया वाकिफ है। चीन दुनिया का वो भूमाफिया देश है जिसका झगड़ा हर दूसरे देश के साथ है। कुछ गिने चुने देश जो चीन से उधार लेकर दिवालिया होने से बचे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो चीन किसी का सगा नहीं, यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ड्रैगन धरती, समंदर और अंतरिक्ष हर जगह पर अपना कब्जा चाहता है। इसलिए तो अपने बलून उड़ाकर दुनिया की जासूसी करने के लिए भेज देता है। चीन अंतरिक्ष पर भी चौतरफा कब्जा करने की साजिश रच रहा है। अन्य देशों को अंतरिक्ष में आने से रोकना चाहता है चीन। शक्तिशाली सैटेलाइट रोधी क्षमता विकसित कर रहा चीन। लोगों को ट्रैक करना चाहता है चीन। खतरनाक इरादों के साथ लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है चीन। दरअसल चीन अब लेजर सिस्टम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिसके जरिए वो संचार, निगरानी और जीपीएस सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। और अगर सैटेलाइट नष्ट होती है तो मिसाइल अपने टारगेट का पता नहीं लगा पाएगी, जिसका सीधा फायदा दुश्मन मुल्क को होगा। लेकिन चीन के खतरनाक मंसूबों को सारी दुनिया जान चुकी है और चीन से अब किनारा कर रही है। और भारत तो भली भांति जानता है, इसलिए तो लद्दाख पर चीन के सामने डटा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन को माकूल जवाब मिल रहा है, वरना चीन 2 कदम आगे बढ़कर अपने टेंट लगाकर 1 कदम पीछे हटकर कहता था कि यहाँ तो मेरे टेंट लगे हुए हैं, ये इलाका तो मेरा था, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया, टेंट लगाने से किसी के इलाके पर कब्जा नहीं हो जाता, पीछे वरना हम भी तैयार हैं। इसी का नतीजा है हजारों जवान आज भी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक और डेपसांग में डटे हुए हैं। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, हर जगह चीन को घेरने के लिए भारत ने पूरी रणनीति बनाई है। आपको चीन की स्ट्रैटेजी फेल करने वाली भारतीय स्ट्रैटेजी को समझाते हैं। चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डेवलप किया तो उसके ठीक पीछे भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया। चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया तो भारत ने ओमान के डाकुम पोर्ट को सैन्य इस्तेमाल की डील की। चीन ने मलेशिया के जरिए सुंदा स्ट्रेट पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारत ने सिंगापुर सरकार से चंगी नेवल बेस के लिए डील की। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने वियतनाम से डिफेंस डील कर चीन को घेरने की डील की। चीन अगर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करता है तो भारत जापान और ताइवान की सरकारों के साथ मिलकर चीन को साउथ चाइना सी में घेरने को तैयार है। चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके भारत को घेर रहा है तो भारत ने मंगोलिया के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन खोलकर चीन को 3 तरफ से घेरने का प्लान बना लिया है। भारत की ये स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिहाज से बेहद अहम है। इंडियन ओशन के जरिए पूरी दुनिया व्यापार करती है, इसमें चीन खुद भी शामिल है। भारत की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो चीन की सप्लाई लाइन को कभी भी काट सकता है।
इंडियन ओशन के जरिए दुनिया का 60% व्यापार होता है। चीन के इंपोर्ट का 70% क्रूड ऑयल मलक्का स्ट्रेट के जरिए होता है, जिसे हम अपने निकोबार द्वीप के जरिए चोक कर सकते हैं। अरब सागर से आने वाले जहाजों का टर्मिनल पॉइंट अभी सिंगापुर है, लेकिन भारत अपने निकोबार द्वीप को सिंगापुर का विकल्प बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ये सारी स्ट्रैटेजी बीते 9 सालों में बनकर तैयार हुई है। चीन भारत की G20 की सफलता और राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रति जनता में रोष से ध्यान हटाने के लिए अब नक्शा खेल रहा है, लेकिन भारत ने चीन के प्रोपेगेंडा को क्लियर नकार दिया और चीन को संदेश दे दिया है कि ये खेल अब पुराने हो चुके हैं। भारत अब तवांग की तरह माकूल जवाब देता है, लद्दाख की तरह खूब जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर तो घर में घुसकर भी जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, हिंदुस्तान का मंत्र एकदम क्लियर है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते भी हैं और करके दिखाते भी हैं। यही वजह है कि उनकी धमक एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है। भारत के लोगों ने एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया है और ये भरोसे का प्रमाण है अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी पीयू रिसर्च सेंटर, जिसके एक सर्वे के मुताबिक 79% यानी 79% भारतीयों को आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन इस भरोसे की वजह क्या है? क्यों 9 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी जैसी बात सामने आ रही है? इसकी कोई तो वजह होगी। आज आपको वो वजह बताते हैं। मोदी का जलवा कायम है, कोई नहीं है टक्कर में। इन 2 सवालों का जवाब आज एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। अमेरिकी रेटिंग और रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने G20 राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से पहले एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत में पीएम मोदी ही सबसे भरोसेमंद चेहरा है। पीएम के सामने कोई कहीं टिक नहीं पाता। प्यू रिसर्च सेंटर के 20 फरवरी से 22 मई 2023 के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक 79% भारतीय लोगों को नरेंद्र मोदी पर अभी भी भरोसा है। 70% भारतीयों का मानना है कि बीते सालों में भारत दुनिया के सामने मजबूत हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की वजह है जनता आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर सत्ता में रहते हुए 9 साल पूरा होने के बाद भी क्यों भरोसा कर रही है। उसका जवाब है आपदा में अवसर। जी हाँ, पीएम मोदी ने मानव इतिहास में आई सबसे बड़ी आपदा को देश के लिए अवसर में बदल दिया। जब पूरी दुनिया पीपी किट, मास्क और कोविड की जांच के लिए जरूरी किट के लिए सोच रही थी, तब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पीपी किट से लेकर जांच किट तक सबका निर्माण भारत में शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति थी वैक्सीन। भारत ने न सिर्फ रिकॉर्ड समय में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को तैयार किया, बल्कि उसे पूरे देश में पहुंचाने के लिए एक सिस्टम भी बना लिया, जिसके कारण वैक्सीनेशन भारत में बहुत ही आसानी से हुआ। इसके साथ ही भारत ने वैक्सीन मैत्री के दम पर दुनिया के 100 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी। कोविड के दौरान आपने 220 करोड़ वैक्सीन बनाई और मुफ्त बांटी, और ये आपने 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में, 150 में आपकी वैक्सीन गई है, 100 में आपके मुफ्त वैक्सीन आपने सप्लाई की है। तो ये दिस इज इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है, इट्स बीन ऑन द राइज बट इट्स बीन एक्सेलरेटेड एंड G20 शोज दैट। भारत के कोरोना मैनेजमेंट की पूरी दुनिया ने तारीफ की, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में ही पीएम के काम के कारण उनकी लोकप्रियता कायम नहीं रही। इसकी कई वजह और भी हैं। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के कारण पीएम मोदी की छवि एक सख्त नेता की बनी है, जो कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। भारत में गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि आर्थिक मामलों में भी मोदी सरकार के हिस्से कई बड़ी उपलब्धियां हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। जब कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों का विकास थम गया, तब भी भारत का ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। दुनिया के तमाम आर्थिक संगठनों ने भारत के ग्रोथ पर भरोसा जताया है,
जिसमें विश्व बैंक, IMF, मूडी जैसी बड़ी संस्थान भी शामिल हैं। IMF के मुताबिक 2023 में भारत का ग्रोथ रेट 6.1% रहेगा। व्यापारिक मोर्चे पर भी भारत की तरक्की मोदी पर देश के भरोसे की एक बड़ी वजह है। भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। UPI अब दुनिया के कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और यही वजह है कि PM मोदी पर देश का भरोसा 9 साल बाद भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भरोसा करने के पीछे की वो सारी वजह आपके सामने थी। आज भरोसे के ही एक बंधन को, एक त्योहार को पूरा देश मना रहा है। पूरा देश रक्षाबंधन के पावन पर्व में डूबा हुआ है। ये वो पवित्र बंधन है जिसमें भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और उसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस त्योहार को लेकर बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं हैं हिंदुस्तान में, आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। राखी दरअसल रक्षा का एक सूत्र है जिसे सिर्फ बहन ही अपने भाई को नहीं बांधती, बल्कि कोई भी किसी को भी बांध सकता है। आजकल तो रंग बिरंगी और खूब कीमती राखियां आ रही है, लेकिन पहले तो सिर्फ एक धागा हुआ करता था जिससे भी मुसीबत लगे या मुसीबत का कोई मारा होता था, वो मदद मांगने के लिए वो धागा उस तक पहुंचा देता है। मैं आपको प्राचीन ग्रंथों से लेकर कुछ सौ साल पहले की कहानियां बताती हूँ। पहली कहानी महाभारत की है। जब युधिष्ठिर को लगा कि वो इतनी सारी मुसीबतों से अकेले कैसे जूझेंगे, तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी सेना को रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी थी। उनकी बात मानकर युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था। इस रक्षा सूत्र की वजह से युधिष्ठिर की सेना ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और जीता भी। दूसरी कहानी महाभारत की है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया था तो उनकी उंगली में जख्म हो गया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांधी थी। इसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसके एवज में या इसके बदले में रक्षा करने का वचन दिया था। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी राखी का मान रखकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक और कथा यह है कि जब भगवान विष्णु ने अपने दानवीर भक्त राजा बलि की परीक्षा ली, जो उन्होंने दान में केवल 3 पाव जितनी जमीन मांगी, उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन तब विष्णु अपने असली रूप में आए और 3 पाव में उनका पूरा राज्य नाप दिया। वो जान गए कि ये तो ईश्वर हैं, तो उन्होंने उनके पैरों में सिर रख दिया और कहा कि अब आप मेरे साथ ही रहिए। विष्णु जी उन्हीं के साथ रहने भी लगे। लक्ष्मी जी अकेली रह गई, तो उन्हें किसी ने ये उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध दीजिए और बदले में कृष्ण को मांग लीजिए। उन्होंने इस तरह विष्णु को पा भी लिया। आखिरी कहानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की है। वो राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मौत के बाद जब उनके राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सैनिक मदद मांगी। राखी के धागे की मर्यादा को देखते हुए हुमायूं उनकी मदद के लिए सेना लेकर पहुंच भी गए थे। तो ये है राखी की अलग अलग परंपराएं और कहानियां। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आई होगी। द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।